वंदे मातरम सभी को। तो कैसे हैं सब लोग? देखो आज एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड का सैंपल पेपर जो 2026 के लिए आने वाला है। देखो इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने पेपर का पैटर्न थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया है, यानी कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि कभी सीबीएसई बोर्ड में आया करते थे। उत्तराखंड बोर्ड अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, पर उसकी सादगी अब खत्म हो चुकी है। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे। अभी हम कोई ऐसी वैसी वीडियो लाएंगे जिनमें हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अब कैसे बन रहे हैं और कैसा पैटर्न चेंज हो रहा है। फिर कुछ वीडियोस ऐसी लाएंगे जिनमें हम इन सभी सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम इनका एनालाइज कर रहे हैं, बाद में इनका सॉल्यूशन करेंगे। तो आज जो हमारे पास पेपर है वो है उत्तराखंड बोर्ड के 2026 के लिए सैंपल पेपर साइंस का। देखो हर बार की तरह तुम्हें रोल नंबर लिखने का ऑप्शन तो मिलेगा ही, जैसे कि तुम 26 15 ऐसे करके कुछ लिख दोगे इसमें। सैंपल पेपर 2026 के लिए है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सैंपल क्वेश्चन पेपर, 11 पन्नों में छप रहा है। 80 नंबर का इस बार भी रहेगा और ये साइंस का है जो कि कोड नंबर 0033 है। अब देखो समय तो उतना ही मिलेगा, 3 घंटे का। बाकी इस प्रश्न में पेपर पेपर जो है टोटल 27 क्वेश्चन का है। ठीक है, कितने क्वेश्चन का है? 27। नंबर उनके सामने लिखे गए हैं, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को करना है। हाँ, 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, टिक करके एक अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 कथन कारण से संबंधित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। पता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में क्या होता है? हमको एक बात बोली गई होती है, यानी कि एक फैक्ट लिख देगा, उसका रीजन बोला होगा, यानी कि कारण बता दिया होगा कि ये बात क्यों होती है। जैसे मैंने कहा तुमसे कि दिन के बाद रात आता है और रात के बाद फिर दिन आता है, फिर दिन के बाद फिर रात आती है। तो ये हमारा एक फैक्ट हो गया, ये क्या हो गई? ये बात हो गई। ठीक। अब इस बात का एक रीजन मैं तुम्हें बोल देता हूं कि रीजन ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। देखो बात क्या है, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है, फिर दिन के बाद फिर रात होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। मैंने तुमको एक बात बता दी, उसका एक कारण बता दिया। अब क्वेश्चन तुमसे ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ क्या बात सही है या कारण गलत है। तो ऐसा बोला होगा कारण सही है लेकिन बात गलत है। जैसे मतलब कारण सही है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, पर बात ये गलत है कि दिन के बाद रात आता है। ठीक है, ये बात गलत हो सकती है, क्या पता। अब एक और ऑप्शन उसमें होगा, बात भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो बात को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा है, रीजन असर्शन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ऐसे करके इसके ऑप्शंस होंगे, हमें करना है। आगे आगे क्वेश्चन बहुत जरूरी है ये वाला। प्रश्न संख्या 27 केस स्टडी से संबंधित प्रश्न होगा, 4 नंबर का, जिसमें कि 1 नंबर का एक नंबर का एक और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मतलब केस स्टडी क्वेश्चन होंगे जिस जो 4 मार्क्स तुम्हें देंगे। केस स्टडी का मतलब है एक कहानी तुम्हें लिख दी होगी, उस कहानी से क्वेश्चन बनाने होंगे, सॉरी क्वेश्चन बने होंगे, आंसर तुम्हें निकालने होंगे। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ दे दिया होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन पूछा होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलो ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। आगे हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हम पेपर की शुरुआत करते हैं। देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो एमसीक्यूज हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि तुम्हें कितने नंबर दे रहे हैं? 10 नंबर दे रहे हैं, मोटा माटी। देखो इसमें पहला है कि निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है, यानी कि कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तुम्हें पता होगा इसका आंसर ग्रेफाइट है, तुम कॉपी में लिखोगे तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा, ये तो ये चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तुम्हें बताते चलूंगा कौन से चैप्टर से आ रहा है। द्वितीय पीढ़ी F2 में अप्रभावी लक्षणों को पुनः प्रकट करने वाली व्याख्या मेंडल का कौन सा नियम कहलाता है? तुम्हें पता है, अब प्रभावी लक्षण है तो प्रभाविता का नियम होगा भाई। ठीक हो गया, या पृथक्करण का नियम भी हो सकता है, क्या पता असंतृप्त अपव्यूहन का नियम हो, क्या पता आनुवांशिकता का नियम हो। अब तुम जैसा पढ़ोगे वैसा उसमें लिखोगे, इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो इनमें से जो भी सही होगा उसको तुम अपनी कॉपी में लिख लोगे। ये कौन सा हेरिडिटी चैप्टर से है ये, यानी कि अनुवांशिकता चैप्टर से। कौन चैप्टर से? अनुवांशिकी, अनुवांशिकता से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मेंडल्स प्रिंसिपल अकाउंटेंट द अपीयरेंस ऑफ
ऐसा ट्रेड जो कि सेकंड सेकंड फिलर में सेकंड जनरेशन में जो आता है उसके लिए कौन सा नियम उसने बताया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र संयोजन में मानव पुत्री जन्म लेती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम्स कॉम्बिनेशन, जिसमें लड़की पैदा होगी। लड़की पैदा होने के लिए क्या होता है, एक्स वाई होता है, सॉरी एक्स एक्स होता है, ये सबको पता है। एक्स और एक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलेंगे तो लड़की पैदा होगी, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाला था कौन से चैप्टर से, ये वो था अनुवांशिकता से, ये था प्रजनन वाले चैप्टर से, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला और जीव में प्रजनन। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, इसमें किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि विच व्हाइट लाइट व्हेन व्हाइट लाइट पास द थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट टकराती है तो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। तो इसमें बोला है कि इट इज इनटू 7 कलर, ये डिस्पर्स हो जाती है 7 कलर्स में, और कौन सा कलर ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा डाइवेट हो जाता है। कौन सा बहुत ज्यादा डाइवेट होता है, जो सबसे नीचे होगा वो ज्यादा डाइवेट होगा। तो इसका आंसर तुम्हें लिखना है, ये है ह्यूमन आई वाले चैप्टर से। ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उससे चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, और डरने की बात नहीं है। ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल उनमें आए हुए हैं। तो अगर तुम मान लो मास्टरमाइंड पढ़ रहे हो या तुमने अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रखे हैं, तुम क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। उसमें है अगला, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। भाई नीले लिटमस को लाल कौन करता है, ये तुमने चैप्टर नंबर 2 में अच्छे से पढ़ रखा है, अम्ल क्षार माने की एसिड और बेस वाले चैप्टर में। अम्ल क्षार चैप्टर से क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू को लाल कौन कर देता है, ब्लू को रेड कौन कर देता है, इनमें से तुम्हें पता होगा कौन सा कर देता है। ठीक है, मानव नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है, माने इंसान के आंख के अंदर लाइट कितनी जाएगी ये कौन बताता है। रेटिना बताता है, लेंस बताता है, आइरिस बताता है, दृक तंत्रिका बताती है, तुम्हें पता होगा, ये भी मानव नेत्र वाले से आया है। अगर इंग्लिश में बात करें तो विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट, आंख में कितनी लाइट जाएगी ये कौन डिसाइड करता है, रेटिना, लेंस, आइरिस या ऑप्टिक नर्व, ये तुम्हें पता होगा। ह्यूमन आई वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। दूसरा, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता एसआई मात्रक क्या है तुम लोगों को पता होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। देखो एक होता है रेजिस्टेंस, एक होती है रेजिस्टिविटी, तो यहाँ रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछा है, एसआई यूनिट। ये चैप्टर कौन सा है, करंट वाले चैप्टर से है ये, यानी कि विद्युत धारा से चैप्टर है ये, विद्युत धारा। तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा भाई, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा पढ़ते रहा करो। देखो अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब पाया जाता है, वस्तु कहाँ स्थित होगी। अब भाई 6 केस होते हैं ना, 6 केस होते हैं, ये अवतल दर्पण की बात हो रही है। अवतल दर्पण में 6 केस है, ऐसा 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 जो यहाँ करता है, फिर ऐसा ऐसा, जो बहुत सारे केस बनते हैं, उसमें 6 केस में से कौन सी पोजीशन पर हम वस्तु को रखें कि हमारे पास जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बने, आभासी और सीधा बने और बिंब से बड़ा बने। तो अवतल दर्पण के लिए लास्ट वाला केस याद करो, लास्ट वाला बिल्कुल, जहां पर इमेज जो है, जो प्रतिबिंब है वो यहां बनता है, यहां, याद आ रहा है कुछ, जिसमें ये मिलती नहीं है, फिर हम इनको पीछे मिलाना पड़ता है, ये फैल जाती हैं, पीछे मिलाते हैं, वो वाला केस याद करो, उसमें ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। तो अगर इंग्लिश में बात करें कि इफ अ वर्चुअल, वर्चुअल भी होनी चाहिए, इरेक्ट भी होनी चाहिए और मैग्नीफाइड इमेज होनी चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए, ऐसी इमेज बनानी है हमको। एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर से ऐसी इमेज बनानी है, वेयर द ऑब्जेक्ट लोकेट, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा कि वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बने। बता दिया मैं तुम्हें, लास्ट वाला केस याद करना, पता चल जाएगा कहाँ रखनी है। आगे, जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। अब ये क्वेश्चन है हमारी बुक के लास्ट चैप्टर से, सबसे लास्ट वाला चैप्टर, लास्ट, ठीक है। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मेन सोर्स कौन होता है भाई, तुम्हें खुद पता होगा। ठीक हो गया। कौन सी मानवीय गतिविधि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है, ये भी हमारे लास्ट चैप्टर से है, लास्ट चैप्टर, किताब का सबसे लास्ट चैप्टर, ठीक है।
आगे आगे आगे, हाँ। ऐसी कौन सी एक्टिविटी है ह्यूमन की जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन लेवल डिप्लेशन, हाँ डिप्लेशन, ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी कौन सी है? इलेक्ट्रिक व्हीकल का चलना, या रेन वाटर का हार्वेस्टिंग, या सीएफसी का इमिशन, और या फिर एफॉरेस्टेशन। ठीक है, चलो ये सब तो हम, अब देखो अभी तक की जो ये क्वेश्चन है ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज तुम्हारे पुराने वाले पीवाईक्यू में तुम्हें मिल जाएंगे। पर जो मेन क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2, ये तुम्हारे स्क्रीन पर ये रहा, 7 करोड़। अब देखो 7 करोड़ का कैसे है, इस 7 करोड़ का भले ही तुम्हें नंबर 1 दे रहा हो फिलहाल, और 7 करोड़ का है कैसे? निम्नलिखित प्रश्न 2 खंडों में कथन दिए गए हैं, और जिसमें से एक को हम कथन तथा दूसरे को हम कारण द्वारा अंकित करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से निम्नलिखित प्रश्न खंडों का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यानी कि देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, वन एज असर्शन एंड दूसरा है रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर दीज क्वेश्चन द गिवन 4 ऑप्शंस बिलो। नीचे 4 ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हैं, इनमें से तुम्हें एक को सिलेक्ट करना है। अब देखो कैसे होते हैं क्वेश्चन। मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें एक फैक्ट दिया होगा, एक बात कही होगी, वो बात कथन है, कथन असर्शन है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ करते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको अगर जलाना है तो इससे पहले साफ करना होगा। अब तुम किसी चीज को साफ क्यों करते हो भाई, ये बताओ। उसमें गंदगी लगी रहती है ना, गंदगी को हटाने के लिए हम साफ करते हैं। अब मैग्नीशियम धातु है, तो धातु में गंदगी कौन सी होती है? धातु ऑक्साइड। मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है तो वो अच्छे से जल नहीं पाएगा, तो उस ऑक्साइड की परत को हटाने से पहले हम उसे साफ करते हैं, उसकी परत को हटाने के लिए, ताकि अच्छे से जल पाए। अब इसका कारण देखो क्या लिखा है, ये तो मैंने तुम्हें कारण मुझसे बता दिया। अब इसमें देखो कारण क्या लिखा है। कारण लिखा है मैग्नीशियम रिबन की सतह पर बनी ऑक्साइड की परत उसे जलने से रोकती है। मैंने भी यही बताया कि अगर उसके ऊपर ऑक्साइड की परत लग जाएगी तो वो अच्छे से जल नहीं पाएगा, तो ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम इसे साफ करते हैं। इसका मतलब कारण भी हमारा सही है कि ऑक्साइड की परत जलने से रोकेगी, और बात भी हमारी सही है कि हम इसे साफ करते हैं। तो हिंदी में अगर हम कहें तो कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और जो कथन है, वो जो कारण है, वो कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना था, बात भी देखनी थी, उसका कारण भी देखना था। दोनों अगर एक दूसरे से जुड़े हैं तो हमें ये ऑप्शन लगा देना है। इंग्लिश में बात करें तो मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग एन एयर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे क्लीन करते हैं। क्लीन किसको करोगे? जो गंदा होगा। तो उसके ऊपर कौन सी मैग्नीशियम है? हमारा मेटल। अब मेटल के ऊपर क्या लग जाती है गंदगी? मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड क्या करेगा? मेटल को जलने से रोकेगा। मैग्नीशियम के ऊपर लग जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड उसे जलने से रोकेगा, वो जल नहीं पाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाना पड़ेगा। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसके ऊपर की मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं, साफ करते हैं, ताकि वो अच्छे से जल सके। अब देखो ये तो हो गया असर्शन कि इसे क्लीन करा जाता है। रीजन क्या लिखा है? द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन की लेयर लग जाती है जो उसे जलने से रोकती है, यानी कि बात भी सही है और उसका रीजन भी सही है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऐसे हमें क्वेश्चन को करना है। तो आई बात समझ, जिसको असर्शन रीजन समझ में आ गए वो कमेंट में जरा एक बार ऐसे वाला कर दो, ऐसे वाला। चलो आ जाओ। अब एक और हमारे पास असर्शन रीजन दिया हुआ है। ठीक है, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया, एक का आंसर दिया, तुम्हारा खुद का काम है। समझा रहा हूं इसे क्या है ये, इसका आंसर खुद कमेंट में बताओ। अभिकथन कारण देखो, बात कही गई है घरेलू विद्युत परिपथ समांतर संयोजन में जोड़े जाते हैं। समांतर संयोजन मतलब एक तार ऐसे आएगी, फिर वो इधर बढ़ जाएगी, इधर अलग बढ़ गया और इधर अलग बढ़ गया, फिर आगे जाके दोनों सब मिल जाएंगे। ये हमारा समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल। पैरेलल जोड़ते हैं ना ऐसे करके। ठीक है, ठीक हो गया। चलो ऐसा क्यों करते हैं अब हम? समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज प्राप्त होती है, और यदि एक उपकरण खराब हो जाए
तो दूसरे काम करते हैं। देखो मान लो अगर हमारे घर में 4 कमरे हैं, हमारे घर में 4 कमरे हैं, ठीक है, और चारों कमरों में बल्ब जल रहा है। अगर मान लो हम अपने घर में ऐसा होता है ना, कभी कभी एमसीबी डाउन कर देते किसी कमरे की, इस कमरे की एमसीबी डाउन कर दी, तो क्या ऐसा होता है कि इन सभी कमरे की लाइट चली जाए? नहीं होता ना ऐसा, सिर्फ एक ही कमरे की जाती है। हाँ, तो देखो क्या लिखा है, घरेलू परिपथ समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। कारण दिया है कि प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज मिलती है और यदि एक खराब हो जाए तो बाकी अन्य काम करते हैं। तो बात तुम्हें मैंने बता दी, अब तुम इसका आंसर मुझे खुद बताओ कि इन चारों में से क्या होगा। इंग्लिश वालों को समझाते हैं। देखो, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट आर वायर्ड इन पैरेलल। घर में जो हमारे जो भी चीजें लगी होती है हम उनको पैरेलली जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? देखो मैंने बताया ना, अगर तुम किसी एक कमरे पूरे घर में, करंट तो एक ही तार से आता है, मीटर में एक ही तार से करंट आता है, लेकिन हम एक कमरे की अगर एमसीबी गिरा देते हैं तो क्या बाकी कमरों की लाइट चले जाती है? नहीं जाती है ना। हाँ, तो देखो रीजन क्या दिया है, इन अ पैरेलल सर्किट ईच अप्लायंस रिसीव अ सेम वोल्टेज। पैरेलल सीरीज में हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिलती है, और अगर एक खराब हो गया, वन डिवाइस फॉल्स, एक खराब भी हो गया, फेल, एक खराब भी हो गया, अदर कंटिन्यू टू वर्क, बाकी सारे काम करते रहते हैं। अगर एक एमसीबी गिरा दी तो बाकी कमरों की लाइट जलती रहती है। कुछ रिलेट हुआ? कुछ याद आया? अगर याद आया हो तो इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हम घर के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स को पैरेलली जोड़ते हैं। रीजन दिया है कि पैरेलल सीरीज में वोल्टेज सेम मिलती है, और अगर एक खराब भी हो जाए तो बाकी सारे काम करते रहते हैं। तो मुझे बताओ क्या है, और जिसको समझ में आया वो वापस ये करना। अब ये हर असल चीजें खत्म हो चुका है। अब नॉर्मली क्वेश्चन बचे हैं जो कि हर साल आते हैं। देखो कैसे आते हैं। धावन सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, धोने का सोडा। राइट द केमिकल नेम और फॉर्मूला वॉशिंग सोडा। ये तो मैंने बता रखा है वॉशिंग सोडा का सब कुछ क्या होता है। ये कई बार क्वेश्चन में आया भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईएमपी, ये कई बार आया भी है। पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया यूज करते हैं? ये तो बच्चा बता देगा, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ये तो चलो मैंने ही बता दिया। विच वट प्रोसेस डू प्लांट यूज टू मेक देयर फूड। प्लांट अपना फूड बनाने के लिए क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? भाई क्या दे रखा है तुमको? फोकस दूरी दे रखी है और पी पूछा है। इन दोनों के बीच का सूत्र क्या होता है तुम खुद पता लगा लो, सूत्र में मान रख दो। इसका सूत्र मैंने लिखवाया भी है ऑफलाइन क्लास में, अभी ऑनलाइन तो नहीं करवाया है पर करवा देंगे, इसका लेक्चर भी आ जाएगा। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस की पावर पूछी है, माने कि क्या पूछा है? पी तुमसे पूछा है, पी क्या होगा, और फोकल लेंथ तुमको 50 सेंटीमीटर दे रखी है, एफ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और एफ और पी में क्या रिलेशन होता है ये फॉर्मूला तुमको पता है। फॉर्मूले में एफ की वैल्यू रखो और पी का वैल्यू निकालो। आगे देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उच्च पोषक स्तरों में उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है, क्या कहलाती है? नेम द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल सब्सटेंस एंटर द फूड चेन एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज एट हायर ट्रॉपिक लेवल। ये कौन सा है? फूड रिसोर्सेज वाले चैप्टर का है शायद, ये लास्ट जो लास्ट के सेकंड चैप्टर शायद, यानी कि संसाधन और खाद्य वाला चैप्टर है उसमें है। हाँ, ये कितना बड़ी क्वेश्चन है, देखो बताइए क्यों सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं? सोडियम अधिक्रियाशील धातु है, वायु में नमी और वायु के साथ आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके ब्लास्ट कर देगा ना, फूट जाएगा सोडियम, इसलिए रखते हैं। बता देना आंसर। यानी कि सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन। सोडियम केरोसिन में क्यों रखते हैं? हाईली रिएक्टिव होता है, और अगर एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या कर देगा? बूम, इसलिए रखते हैं। अब इसका कारण तुम अच्छे से लिख लेना। दूसरा, एल्यूमिनियम अपने चारों ओर कठोर सुरक्षा परत बना लेता है। एल्यूमिनियम फॉर्म हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर ऑन इट्स सरफेस। एल्यूमिनियम ध्यान रखो एक मेटल है, अब मेटल के ऊपर एक सुरक्षा कवर बन जा रहा है, तो तुम सोच लो ये क्या चीज है। ठीक है, क्वेश्चन पहले आ चुका है बस इस बार थोड़ा घुमा के आया है। देखो, एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे बदला जाता है? अभिक्रिया लिखिए, ये तुम्हें चैप्टर मिलेगा कार्बन और इट्स कंपाउंड में।
ठीक है, कार्बन और कंपाउंड में, कार्बन वाले पार्ट में तुमको अंतिम अंतिम टॉपिक में दिया हुआ है कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे बदला जाता है। तो मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में बता भी रखा है कि जब हम अपनी शुद्ध दारू को, यानी कि एथेनॉल एथेनॉल को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है, एथेनोइक अम्ल बन जाती है। यानी कि एथेनॉल को जब वायु के साथ मिलाते हैं तो वो बन जाता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, दोबारा सुन लो, एथेनॉल की अभिक्रिया वायु के साथ एथेनोइक अम्ल बनेगा। एथेनॉल एथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो एथेनोइक एसिड बनेगा। ये बता रखा है। आगे, जीवों में अलैंगिक जनन की किन्हीं दो विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करो। ये तो भाई पेपर में कई बार आ चुका है, पूरा पीवाई के तो मिल जाएगा। अलैंगिक जनन की विधियां क्या होती है, जैसे अमीबा में होता है खंडन, द्विखंडन, बहुखंडन, ऐसी बहुत सारी होती है। डिस्क्राइब एनी टू मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, होता ना अमीबा एक से दो में टूट जाता है, वो सब वही वाला। ये तुम्हें कौन से रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में मिलेगा, प्रजनन वाले चैप्टर में मिलेगा। परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण में कैसे कर सकते हैं। परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग मेथड हेल्प इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। अब पहले देहात में लोग क्या करते थे, एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, चौथा हुआ, अगले 11 साल में देख रहा है कि पूरा क्रिकेट टीम बन गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लोग थे वो आदमी औरत, उन्होंने अपने बच्चों की कोई फिक्स प्लानिंग नहीं कर रखी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारे इतने बच्चे हो गए तो हम इस तरह से अपनी जिंदगी बिताएंगे, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। उन्हें बस बच्चे पैदा करने से मतलब था। तो उस वजह से वहां का प्रभाव आज हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो हम कैसे अपनी फैमिली प्लानिंग से इस देश की पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमें रीजन बताने हैं। ठीक है, हमें बताना है कि परिवार नियोजन माने हम अपने परिवार को कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे बच्चे होंगे, कैसे उनकी सब कुछ जीवन जिंदगी चलेगी, उनके जो तरीके हैं उनका उपयोग हम जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कैसे कर सकते हैं, ये बताना है। थोड़ा सोचना आ जाएगा तुम्हें। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक बच्चा अपने पिता के चश्मे के साथ खेलता हुआ उससे सूरज की किरणों को केंद्रित करके एक कागज में छोटा छेद जला देता है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक बच्चा है, उसने अपने पापा का चश्मा पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है, चश्मा। अब चश्मे में होते हैं लेंस, इसे थोड़ा जूम करते हैं, चश्मे में है लेंस। ठीक है, अब ऊपर से आ रही है सन की लाइट, और सारी लाइट एक जगह पर केंद्रित हुई और इधर रखा हुआ एक कागज क्या हो गया, जल गया। ठीक है, इसका मतलब लेंस ऐसा है जो पूरी सारी किरणों को केंद्रीकृत कर दे रहा है। अब मैंने हमारी ऑफलाइन क्लास में दिखाया था, लेंस दिखाया था, उसमें बताया था कि देखो लाइट आ रही है तो बीच ऊपर एक पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि वो एक जगह मिल जा रही है। तो हमें ये बताना है कि उसके पिता किस दोष से पीड़ित हैं। भाई सुनो ध्यान से, ऐसा लेंस जो कि किरणों को केंद्रीकृत कर देता है वो होता है उत्तल लेंस। वो क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ये मैं तुम्हें बता दिया। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा आदमी है जो उत्तल लेंस का प्रयोग करता हो, जिसकी पास की नजर खराब होगी, यानी कि उसको दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, तो उसके पिता कौन से दोष से ग्रसित हैं, उनको पास का नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो उत्तल लेंस लगाते हैं, इसका मतलब उन्हें दूरदृष्टि दोष है। अब इस दोष का निवारण के लिए किरण आरेख बनाई, किताब में तुम्हारी चित्र है, वो चित्र बनाना है। इंग्लिश वालों के लिए, अ चाइल्ड वाइल प्लेइंग हिज फादर स्पेक्टिकल्स। एक बच्चा अपने पापा के चश्मे से खेल रहा था। बर्न्ड अ होल इन द पीस ऑफ अ पेपर। वो एक पेपर के टुकड़े में छेद कर देता है। बाय फोकसिंग द स्मॉल इमेज ऑफ सन। सन की सारी लाइट को एक उस लेंस से फोकस करके उस कागज को जला देता है। जो लेंस सारे रेस को फोकस कर देता है वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये तो मैंने तुम्हें बता रखा है, कॉन्वेक्स लेंस। अब जो आदमी कॉन्वेक्स लेंस लगा रहा है इसका मतलब उसको नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए उसको कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा उसे डिफेक्ट है, उसे डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया, उसे हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, ठीक हो गया, हाइपरमेट्रोपी। अब उसके लिए उसको वो कैसे करेक्शन करेगा, इसका रे डायग्राम बना देना है, बना देना किताब में है।
ठीक हो गया। चलो आगे देखते हैं। ये है 12वां क्वेश्चन कि +2.5 डायोप्टर और -1.5 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस को मिलाकर बनाए गए संयोजनों की क्षमता क्या होगी। यानी कि हमें पावर पूछिए, टोटल पावर। मैं इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ पहले इस क्वेश्चन को। What will be the power of combination formed by combining two lengths power of +2.5 and -1.5? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है, यानी कि जब भी हम मिलाकर किसी चीज को बनाएंगे, मिलाकर तो हम दोनों को जोड़ देंगे। तो हमको एक P1 दिया हुआ है और एक P2 दिया हुआ है, हमको इन दोनों को जोड़ना है। P1 हमें दिया है 2.5 और प्लस P2 हमको दिया है 1.5। ठीक है। अब बताना है कि इन दोनों लेंस को मिलाएंगे तो उस नए लेंस, जो दोनों को लेंस को मिलाकर पावर क्या होगी। तो इसको तुम सॉल्व कर दोगे, 2.5 प्लस माइनस 1.5, आंसर कितना आएगा 0, यानी कि आंसर होगा 1 डायोप्टर प्लस का। ठीक है, ये करना था क्वेश्चन में, बस देखो 2 नंबर मिल गए, इतना आसान था क्वेश्चन। अब जिसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए उत्तराखंड बोर्ड ने अच्छा इंतजाम कर रखा है, ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है। पृथ्वी सतह से देखने पर आसमान नीला दिखाई देता है। अगर मैं ऊपर देखूं तो मुझे आसमान नीला दिखाई देगा। ठीक है। और अगर अंतरिक्ष स्टेशन में कोई आदमी अंतरिक्ष यात्री है, उसको आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, बताओ कारण। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पर से देखने पर ऊपर स्काई नीला दिखाई देता है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई। स्काई कलर क्या होगा जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से आसमान को देखेगा। तो देखो, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो धरती है, इसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर लाइट डिस्पर्स होती है, यानी कि फैलती है, प्रिज्म की तरह फैल जाती है। तो जो रंग सबसे ज्यादा फैलता है वो दिखाई देता है। नीला रंग हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा फैलता है, तो हमें नीचे से नीला रंग ज्यादा दिखाई देता है। पर अंतरिक्ष, स्पेस, वहां तो कोई भी रंग नहीं फैलता, वहां तो लाइट डिस्पर्स होती ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो उस आदमी को जो स्पेस का यानी कि स्काई का कलर है ऊपर से, वो ब्लैक दिखाई देगा। यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आसमान, ऊपर अंतरिक्ष से देखने में आसमान का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, लाइट का डिस्पर्जन नहीं होता, उधर बिल्कुल भी लाइट डिस्पर्स नहीं होती है। इसका यही कारण है। अब इसको अच्छे से किताब से पढ़ के लिख लेना कि उसको ब्लैक क्यों दिखाई देगा। चलो, एक छात्र ने परख नली में थोड़ी मात्रा में लेड नाइट्रेट लिया, उसे धीरे धीरे गर्म किया, उसने देखा कि परख नली में भूरे रंग का धुआं निकला, परख नली में पीले रंग का अवक्षेप बन गया। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चैप्टर 1 में मैंने करा रखा है, रिएक्शन दी है और उसका लिखना है। अब देखो, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। अ स्टूडेंट टुक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट लेता है वो, इन अ टेस्ट ट्यूब, हीट करता है उसको। ही ऑब्जर्व, वो देखता है कि यहाँ पर एक ब्राउन फ्यूम आ गई है, यानी कि भूरा भूरा रंग का धुआं आ गया है। एंड येलो रिसाइड वॉज लेफ्ट इन टेस्ट ट्यूब, और येलो येलो रंग का नीचे कुछ जम गया है। ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या लिखनी है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अब लेड, लेड क्या होता है, लेड लेड होता है पीबी, और नाइट्रेट NO3, पीबी NO3 होता है क्या, या NO2 होता है, तुम देख लेना जो भी होता है। ठीक है। लेड नाइट्रेट है, उसको उसने गर्म किया, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए। तो इसमें क्या रिएक्शन बनेगी, अब तुम देख लेना, तुमने पढ़ी हुई है। आगे, होने वाले रासायनिक अभिक्रिया प्रकार लिखिए, तुम रिएक्शन लिख लोगे तो नेम द टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कौन सी रिएक्शन हो रही है तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम रिएक्शन लिख लोगे। भूरे रंग के धुएं तथा नीले अपक्षेप को पहचानिए कि वह क्या है। आइडेंटिफाई करो कि ब्राउन जो फ्यूम, जो भूरा धुआं निकला था, वो क्या चीज थी, और जो येलो नीचे जम गया वो क्या चीज है। ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा इसके लिए डीपली पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। लौह धातु का एक, अगला क्वेश्चन, लौह धातु का एक टुकड़ा कुछ दिनों से खुले में पड़ा था, जिसपे भूरे रंग की परत जम गई। इस घटना को पहचानो और बनने वाले पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखो, इसको रोकने के उपाय बताओ। 3 क्वेश्चन है, जमा 1 में दिए है, ध्यान से सुनो। लोहा बाहर पड़ा है, खुले में तुमने छोड़ दिया, बारिश भी आ रही है, धूल भी लग रही है, तो लोहे पे जंग लग जाएगी। हाँ, वही भूरे रंग की परत है, ध्यान रखो, भूरे रंग की परत का बनना। अब सुनो, लोहे पे भूरे रंग की परत का बनना, संक्षारण, सबसे पहली बात, पहला चैप्टर संक्षारण। अब
इस घटना को पहचाने। ये घटना है संक्षारण की घटना। बनने वाले पदार्थ का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तराखंड बोर्ड वाले जब अपनी किताब उठाओगे ना, या जब मास्टरमाइंड उठाओगे, तो उसमें प्रश्न मिलेगा मास्टरमाइंड में कि जंग का रासायनिक सूत्र लिखिए। एक किताब में तुम्हें कहीं दिखा होगा, वही रासायनिक सूत्र इसमें लिखना है, जंग का सूत्र क्या होता है। ठीक है। और इसे रोकने के उपाय लिखो। तेल लगा लो, पेंट लगा लो, ये सब लिखना है। इंग्लिश में, अ पीस ऑफ आयरन वॉज लेफ्ट इन द ओपन फॉर सम डे। आयरन का छोटा टुकड़ा कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। अ ब्राउन लेयर वॉज ऑब्जर्व ऑन इट। उस पर फिर एक ब्राउन ब्राउन रंग की लेयर दिख रही है। आइडेंटिफाई द फेनोमिनन। इस फेनोमिनन को क्या कहते हैं? मेटल बाहर रखा है, उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन लेयर चढ़ गई, इसका मतलब जंग, रस्ट लग गई है उसके ऊपर। क्या लग गई है? रस्ट। अरे रस्ट लग गई है उसके ऊपर। और रस्ट लगने का प्रोसेस क्या होता है? कोरोजन। याद याद करो, याद करो, कोरोजन। ठीक है। अब व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ न्यू प्रोडक्ट? न्यू प्रोडक्ट क्या? अपना रस्ट। और जंग का फॉर्मूला क्या है, तुम्हें पता है? एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी प्रिवेंट। जंग लगने से कैसे बचाएंगे? प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तुम्हें लिखा है, पेंट कर दो, ऑयल कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, सब पता है। तो ये सब लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो कितना महत्वपूर्ण है। मैंने बताया, अपनी ऑफलाइन क्लास में बताया है कि निम्नलिखित में के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद है कुछ ऐसा? ऐसा, 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 ऐसा। इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखाया था, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसका ऐसा, ऐसा वाला। याद आ रहा है? यही होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, माने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। हमें मीथेन की बनानी है यानी कि CH4, एथीन की बनानी है C2H4, एथाइन की बनानी है C2H2। कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन लगेंगे तुम्हें बता रखा है। मीथेन, एथेन और एथाइन। मेथ एच सॉरी एन इन आइन, एन इन आइन। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पढ़ा रखा है। आगे देखते हैं। मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और उसमें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त की प्रवाह को तीरों द्वारा स्पष्ट कीजिए। किसी को अगर याद हो तो ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ नेपाल, ये वाला चित्र बनवाया था। और यही ऐसा दिल का चित्र बनाना है जहां से साफ ब्लड आ रहा है, उसको नीले से दिखाना है या लाल से दिखाना है, या तीर लगा दो कि ये अंदर को जा रहा है और ये बाहर को जा रहा है, ऐसा करके बनाना है। ठीक है। ड्रॉ नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेबल देखो, नामांकित चित्र का मतलब होता है तुम्हें उसके हर हिस्से का नाम लिखना होगा, नेम लिखना होगा हर चीज का। लेबल डायग्राम का मतलब यही होता है, नाम लिखना है। ह्यूमन हार्ट बनाओ, शोइंग द फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला है, और डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसको हम एरोज की मदद से बताना है, एरोज। ठीक है, बना लेना, इसकी बुक में है। अगला उसका ऑप्शन में दे रखा है, मानव अंतरास्रावी तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, केवल चित्र में दर्शाइए अपने उत्तरों को। एक लड़का बहुत लंबा हो गया है, कौन सी ग्रंथि अधिक सक्रिय है? लड़के की लंबाई बढ़ गई, कौन सा हार्मोन चाहिए, ग्रंथि कौन सी चाहिए? चित्र बनाओ और जहां पर उस चित्र में वो ग्रंथि है उसको दिखा दो। महिला का वजन तेजी से बढ़ रहा है, उसे थकान हो रही है, गले में सूजन है, कौन सी ग्रंथि प्रभावित हो रही है? सब तुमने पढ़ा होगा। चित्र बनाओ, उसमें उसका बना दो। नीट क्लीन डायग्राम बनाओ ह्यूमन एंडोकाइन सिस्टम का। हाँ, एंडोकाइन सिस्टम का एक डायग्राम बनाओ। और जो तुम्हारे क्वेश्चन जो तुम्हें पूछे गए उनकी जो आंसर्स हैं उनको खाली डायग्राम में बस पॉइंट आउट कर दो। अब बॉय ग्रोज वेरी टॉल, लड़का बहुत ज्यादा लंबा हो गया, कौन सा ग्लैंड ओवर एक्टिव हो गया, बहुत ज्यादा ग्लैंड कौन सा रिएक्टिव है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला, अ ह्यूमन अ वुमन गेन्स वेट, औरत का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। फील टायर्ड, थका थका महसूस कर रही है। स्वेलिंग ऑन नेक, गले में मोटा मोटा सूजन हो गया है। तो कौन सा ग्लैंड इफेक्टिव है? डायग्राम में दिखा दो कहां पर वो ग्लैंड है। अ मैन हार्ट बीट इंक्रीजिंग सडनली, एक आदमी का दिल जल्दी 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 धड़क रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू फियर, उसको डर लग रहा है। तो कौन सा ग्लैंड एक्टिव हो गया डर लगते समय? ये बताना है उसी डायग्राम में। डर लगने पर एक व्यक्ति की धड़कन बहुत तेज हो गई, तो बताओ कौन सी ग्रंथि प्रभावी हो गई? ये सब के आंसर हम अगले उसमें देखेंगे, अभी क्वेश्चन देख रहे हैं।
जिसको आते हैं वो कमेंट करते रहना क्वेश्चन के आंसर, ताकि बच्चों को पता लगते रह जाता। जब एक शुद्ध नस्ल के लंबे मटर के पौधे के साथ शुद्ध नस्ल के बौने मटर के पौधे का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संतरी लंबे मटर के पौधे के लक्षण वाले जनक के समान थी। इसका क्या कारण हो सकता है, व्याख्या कीजिए। ये भी किससे आया है, ये आया है अनुवांशिक चैप्टर से। ये सब मेंडल के नियम है, मेंडल ने कराया था ना, लंबा पौधा, लंबा क्रॉस बोना, ऐसा वाला, इससे क्वेश्चन आया है। एक स्पष्ट आरेख द्वारा की सहायता से F2 पीढ़ी में संभावित संतति को दर्शाइए। मैंने 2025 में भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में कहा था कि ये जो F2 पीढ़ी में दर्शाना होता है बहुत जरूरी होता है, इसका जो डायग्राम होता है। इस बार भी देखो सैंपल पेपर में आ गया, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When a pure breed tall pea plant is crossed with pure breed dwarf plant, यानी कि एक टॉल प्लांट मटर का, पी का, और एक ड्रॉप मतलब छोटा प्लांट, इन दोनों का जब क्रॉस कराया जाता है, ऑल द ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स वन पेरेंट, यानी कि एक जो सारी की सारी हैं वो एक लंबे वाले की तरह आ जाती हैं, टॉल प्लांट की तरह बन जाती हैं अगले जनरेशन में। व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस, इसके लिए क्या रीजन है, एक्सप्लेन करो। ठीक है, मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ, इसके लिए प्रभाविता का नियम शायद मेरे ख्याल से हो सकता है, अब तुम अपना देख लेना, मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ हो सकता है। अगला ये क्वेश्चन हो गया, जिसने पढ़ा होगा उसको पता है कि जो इफेक्टिव होता है वही आगे जाता है। विद द हेल्प ऑफ नीट जेनेटिक डायग्राम शो द पॉसिबल ऑफस्प्रिंग ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जितनी भी पॉसिबल ऑफस्प्रिंग होगी उन सबके डायग्राम को दिखाना है। ये पिछले बार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया था, ये पिछली बार कई बार आया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। एक घर में 10 एलईडी बल्ब हैं और हर प्रत्येक 10 वाट का है, प्रतिदिन 5 घंटा जलते हैं। उस घर में 5 ट्यूबलाइट हैं, सारी की सारी 40-40 वाट की है और 4 घंटा जलती है। यदि घर की आपूर्ति 220 वोल्ट है तो बताओ क्या बताना है। प्रतिदिन खपत होने वाली ऊर्जा की गणना करो किलोवाट घंटा में। देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 10 एलईडी बल्ब हैं, सारे 10 वाट के हैं, तो 10 दाम 100 वाट हो गया, और ये 5 घंटा चलते हैं। देखो पावर तुमको दे रखा है वाट में, और तुमको क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 घंटे में। सॉल्यूशन कर लेना इसके लिए। उस घर में 5 ट्यूबलाइट हैं, 40 वाट की है, 4 पंजे 20, 200 वाट ये हो गया। टाइम दे रखा है 4 घंटा, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, और फिर इसको ये बता दो कि कुल ऊर्जा की गणना करो जो किलोवाट घंटा में होनी चाहिए। यहाँ 220 वोल्ट आपूर्ति, वोल्टेज तुम्हें दे रखा है इसमें 220 वोल्ट। ठीक है, कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। हमको बताना है कि टोटल ऊर्जा कितनी लगेगी। सभी उपकरणों को एक साथ जलाने पर कुल धारा ज्ञात कीजिए, फिर हमें करंट पता करना है इसी क्वेश्चन में। 2 एम्पियर रेटेड फ्यूज प्रभावी होगा या नहीं ये बताना है। ठीक है, 2 एम्पियर का जो फ्यूज है वो इतने सारे के लिए, फ्यूज मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, 2 एम्पियर का लगा रहे हैं तो वो कुछ असर डालेगा या नहीं डालेगा ये बताना है, कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन पूछा है, एक घर में 10 एलईडी बल्ब हैं जो 10 वाट के हैं और 5 घंटे के लिए यूज हो रहे हैं, तो 10 और 10 100 वाट हो गया, 10 दाम 100, हाँ, और 5 घंटे के लिए जल रहा है, इसको कैलकुलेट कर लो। अब 5 ट्यूबलाइट हैं जो कि 40 वाट की है, तो 4 पंजे 20, 200 वाट हो गया, और 4 घंटे के लिए चलिए टाइम दिया है, इसको कैलकुलेट कर लो। अच्छा, वोल्टेज दिए 220 वोल्ट, ये तुम्हें गिवन में आ जाएगा। कैलकुलेट करो टोटल एनर्जी, पी फाइंड करना है, टोटल पी, दोनों को जोड़ देना। किलोवाट आवर से पता करना है, पहली बात ध्यान रखना, फिर चेंज कर देंगे यूनिट। फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन बाय द बल्ब, अब करंट पता करना है टोटल, बल्ब से कितना करंट आ रहा है। ठीक है, जब सारे के सारे सब कुछ जला हो घर में तब। एक 2 एम्पियर का फ्यूज है, 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस हम लगा रहे हैं, तो बताओ कि इतना सब कुछ को कोई, इतना जो करंट आ रहा है, जो सब पावर आ रही है, इसको कोई इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, और इसके साथ इसका रीजन भी देना है। ठीक है, चलो आगे। 27 क्वेश्चन है। यदि धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को पलट दिया जाए, चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए, सिद्धांत का एक व्यवहारिक उपयोग बताइए। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड करंट इज सोलेनॉइड इज रिवर्स। अगर एक परिनालिका में, सोलेनॉइड में क्या बदल दें हम, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन बदल दें। मानो पहले
प्रवाहित धारा क्या, पहले धारा की दिशा इधर को थी, इधर को धारा बह रही थी, करंट इधर बह रहा था। अब उसका डायरेक्शन चेंज कर दो तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये बताना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा करंट की डायरेक्शन चेंज करने से। एक्सप्लेन क्लियरली, क्लियरली एक्सप्लेन करो। गिव वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल। इसका रियल लाइफ में क्या एक्सप्लेन, क्या प्रिंसिपल है, क्या इस प्रिंसिपल का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है वो बताना है। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा सुन लो। एक सोलेनॉइड में करंट बह रहा है पहले इस डायरेक्शन में, अब करंट बहेगा इस डायरेक्शन में, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा ये हमको बताना है और इसका एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देना है। चलो, ये करंट वाले चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट वाले चैप्टर से है ये, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला से। आगे 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 आगे। तो चलो, अगला क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को जैव निम्नीकरण पदार्थ की तुलना में अधिक क्यों हानि पहुंचाते हैं, बताइए। अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण दीजिए। इसका एक हिंट मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, जल्दी डिस्पोज नहीं हो पाते हैं और फिर नुकसान पहुंचा, जैसे प्लास्टिक हो गया। और जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जैसे खाद वाद हो, जैसे किसी का मलमूत्र हो गया या इंसानी बॉडी हो गई, कुछ भी हो गया, ये हमारे पेड़ पौधे जो झड़ जाते हैं ये सब जैव निम्नीकरणीय आते हैं। तो ये नुकसान नहीं पहुंचाए क्योंकि इनका तो डिकम्पोजिशन हो जाता है, अपघटन हो जाता है। अजैव निम्नीकरण का अपघटन नहीं हो पाता आसानी से, तो वो नुकसान देते, तो ये तुम्हें लिखना है। मृत और सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, ये तो भाई तुम्हें पता है, तुमने जैव प्रजनन वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। अगर इंग्लिश में कहें तो व्हाई डज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कॉज मोर हार्मफुल इन द एनवायरमेंट देन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। देखो, बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस है ना जो खत्म हो जाते हैं, जैसे पेड़ का पत्ता टूटा, वो खाद बन जाएगा बहुत टाइम बाद, तो बायोडिग्रेडेबल है। जैसे कोई आदमी जानवर मर गया, तुमने उसकी बॉडी को दफना दिया, वो सड़ गल कर खाद बन जाएगी, तो बायोडिग्रेडेबल है। पर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ये लिखा हुआ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो खत्म नहीं होंगे, जैसे प्लास्टिक है वो खत्म नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कांच नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्लास्टिक वगैरह, ये इन्वायरमेंट को ज्यादा हार्म देते हैं। ये क्यों होता है ये बताना है तुमको, ठीक है। और अपने आंसर के सपोर्ट में एक एग्जांपल देना है, एक दे देना कोई एग्जांपल। What term is used for organism that feed on dead and decaying matter? जो खराब होने वाली चीजें हैं उससे जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं ये बताना है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये सब कौन से चैप्टर से है, ये सब लास्ट लास्ट वाले चैप्टरों से है, जो एक दो बायोलॉजी चैप्टर है पीछे पीछे के। हाँ, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक तुमको ये दिया हुआ है ये चित्र, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल तुमको दे रखा है, जिंक का तुमको ये दे रखा है अंदर एक, और ये ग्लोइंग पॉइंट है, ग्लोइंग स्प्लिट है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक माचिस दे रखी है, देखो क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में मुक्त गैस का नाम बताइए। नेम द गैस इवॉल्व द रिएक्शन। इस गैस में, इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकलेगी, ध्यान से सुनो। सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब सोच लो कौन सी गैस निकलेगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ज्यादा, ठीक है। हाँ, इस अभिक्रिया का संतुलन रासायनिक समीकरण लिखिए। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसके लिए लिख लेना। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोइंग स्प्लिंट्स व्हेन ब्राउड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्या होगा जब जलती माचिस की तिल्ली को परख नली के मुंह पे ले जाए। जब जलती माचिस की जो तिल्ली है उसको इस पर ले जाए तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब देखो कौन सी गैस निकलेगी तुम्हें, अब हाँ ये देखो कितना बढ़िया है। क्या होगा जब जलती माचिस की तिल्ली को परख नली के मुंह पे ले जाएं, यहाँ से जो गैस निकल रही है पहले तो सोचो कि वो कौन सी है। इसका लिए हिंट मैंने तुमको यहाँ दे दिया, H2SO4। और जैसे ही वो गैस निकलेगी और आग उसकी कांटेक्ट में आएगी तो क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। बस अब बाकी तुम्हें समझाना नहीं है, तुम खुद समझ गए हो जिसने पढ़ा होगा। व्हाट हैपेंड टू द ग्लोइंग स्प्लिंट व्हेन ब्राउड द नियर टेस्ट ट्यूब। जब इस ग्लोइंग यानी कि इस जलती हुई माचिस को हम इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे लेके जाएंगे, तो जो गैस ऊपर से आ रही होगी रिएक्शन करेगी क्या करेगी, यहाँ पर वो बताना है। और गैस कौन सी निकलेगी इसके लिए रीजन मैंने तुम्हें दे दिया, H2SO4।
चलो, सक्रियता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे? जिंक अबव और बेलो हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से ये ऊपर आता है कि हाइड्रोजन से नीचे आता है, ये बताना है। और जिन्हें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा उसको पता होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख लिए, अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अमोनिया क्लोराइड पर ऊष्मा का प्रभाव, कैल्शियम ऑक्साइड से जल की अभिक्रिया, जिप्सम को गर्म करने पर, ये मैं बता सकता हूँ कहाँ से आया। ये आया चैप्टर नंबर 2 से, ठीक है। कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डाल देते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 से आया। अब पढ़ लेना भाई, तुम्हें पढ़ा होगा तुमने तो। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 इंग्लिश में, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाइड द टाइप ऑफ रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिखो फिर बताओ कौन सी है। एक्शन ऑफ हीटिंग ऑन अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड पर हीट लगाई है, गर्म किया है। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाया। हीटिंग ऑफ जिप्सम, जिप्सम को गर्म किया, ये चैप्टर नंबर 3 है, सॉरी चैप्टर नंबर 2, ये बात ध्यान रखना। ऑन पुटिंग एन आयरन नेल, आयरन की सुई को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया, चैप्टर नंबर 1 है ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हें रिएक्शन नहीं आ रही ना, अगर देखो हिंदी हिंदी वालों इंग्लिश वालों सब सब ध्यान सुनो। अगर किसी को अगर ये क्वेश्चन नंबर 22 नहीं आ रहा हो तो उसके लिए ऑप्शन में एक चीज और है। क्या ऑप्शन में एक चीज ये है, एल्केन एल्कीन तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। ये बता देता हूँ, एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, एल्केन का एल्काइन का होता है CnH2n-2। राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एल्कीन एल्काइन, तीनों को मैंने ये लिख दी है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन, जनरल फॉर्मूला है। एल्केन श्रेणी के प्रथम सदस्य का संरचनात्मक सूत्र बताइए। एल्केन श्रेणी का प्रथम CH4। ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन में सबसे पहले मेथेन आता है, ठीक है, बना लेना इसका जो भी होगा। एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है हिंदी में? वाई एल्केन्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैंने हमारे ऑफलाइन क्लास में अच्छे से बता रखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है। इंग्लिश में कहें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। CH4 में सिंगल बॉन्ड होता है, मौज करो फिर, रीजन लिख लेना। अगला लास्ट ऑप्शन, एल्कीन को एल्केन में कैसे बदलेंगे? हाउ एल्कीन बी कन्वर्टेड टू एल्केन, मैंने बता रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है। एल्कीन को एल्केन और एल्केन को एल्कीन और एल्कीन को एल्काइन बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन कम होंगे, कितने हाइड्रोजन बढ़ेंगे, या कितने कार्बन कम होंगे, कितने हाइड्रोजन कम कार्बन बढ़ेंगे, सब बता रखा है और सब पढ़ाए हुए से आया है। और हमारी ऑफलाइन क्लास में मैंने जो जो चीजें बार बार करवाई थी, जो कहा था ये इंपॉर्टेंट है, बताओ बताओ बताओ, उन्हीं में देखो क्वेश्चन बन गया। इसलिए जिसने वहां पर अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा उस क्लास में, उसको एक क्वेश्चन कर लेगा आराम से। अब मैं इसके आंसर तो अभी नहीं बताऊंगा। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की अपेक्षा लंबी होती, तर्क सही समझाइए। ये है हमारे चैप्टर नंबर 5 से, लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम से। अब क्यों शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की लंबी आंत से बड़ी होती है, यानी कि शाकाहारियों की बड़ी होती है और मांसाहारियों की छोटी आंत छोटी आंत छोटी होती है। अब क्यों है ये भी मैंने क्लास में बता रखा है। अब भाई तुम कर लेना, तर्क सहित कारण होता है, ये बता रखा है। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को पढ़े तो, व्हाई डू हर्बीवर्स हैव लॉन्गर स्मॉलर इंटेस्टाइन। हर्बीवर्स के पास लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बड़ी लंबी होती है, कंपेयर टू कार्निवर्स, कार्निवर्स की छोटी होती है, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बताना है क्यों होता है ऐसा। एक्सप्लेन विद रीजनिंग, सॉरी हाँ रीजनिंग, रीजन के साथ अपना आंसर दो कि हर्बीवर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों है और कार्निवर्स की स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी क्यों है। अगला क्वेश्चन इसी का, एक डॉक्टर ने मोहन की रक्त की जांच रिपोर्ट देखी, देखने के बाद उसने आहार में चीनी कम करने और नियमित व्यायाम करने को कहा। सोहन किस बीमारी से पीड़ित है? भाई चीनी कम खाएगा ना तो डायबिटीज है उसको, मधुमेह हो गया उसको, बीमार है बेचारा।
यह बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है, उस हार्मोन को बनाने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। अब ये नहीं बताऊंगा मैं किस बीमारी से पीड़ित है, मैंने बता दिया, मधुमेह हो गया उसको। अ डॉक्टर हैड एडवाइस सोहन, डॉक्टर एडवाइस करता है सोहन को, रिड्यूस शुगर इनटेक, चीनी कम खाओ, इन डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को रोज करो। आफ्टर चेकिंग हिज ब्लड रिपोर्ट, चेक उसकी ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद उसको बोला कि भैया चीनी कम खा और एक्सरसाइज ज्यादा कर। विच डिजीज डू यू थिंक सोहन सफरिंग फ्रॉम, सोहन को क्या हो गया है, डायबिटीज हो गया है। कौन सी से हो गया है, हार्मोनियम, सॉरी, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्स है, ये मैं नहीं बताऊंगा। और कौन सा ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करता है, ये भी मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें पढ़ के लिखना है। तो ये सोचो डायबिटीज किससे होता है, कौन से हार्मोन की कमी से होता है, और कौन सा ग्लैंड उसको बनाता है। अगला क्वेश्चन, पुष्पीय पौधों के लैंगिक प्रजनन में शामिल चरणों को स्पष्ट कीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में एक उभयलिंगी पुष्प के प्रमुख जननांगों को दर्शाइए। किताब में एक चित्र है, गुलाबी गुलाबी ऐसा वाला, वो बहुत बड़ा बड़ा बढ़िया वाला, वो बनाना है इसमें। अगला, अगला है, बीजों की निर्माण की क्रिया में परागण और निषेचन के महत्व को बताइए। जिसने पढ़ा होगा बता देगा। बोला है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई करो स्टेप्स को जो इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स के। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल खिलता है, हाँ, तो उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको स्टेप्स में बताना है। सपोर्ट योर आंसर विद वेल लेबल्ड डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है बाइसेक्सुअल फ्लावर का, और शोइंग की रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, उसके जो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उनको बताना है। कहाँ पर क्या होता है, नीचे क्या होता है, बीच में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस, हाँ अगला क्वेश्चन, ठीक हो गया। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है बीज का, ये बता देना हमको। यानी कि बीज निर्माण, परागण और निषेचन कहाँ क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागण और निषेचन में अंतर, इसका एक क्वेश्चन बनता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन, ठीक हो गया। अमीबा तथा हाइड्रा में जनन विधि किस किस जनन विधि से होता है, इन दोनों जनन विधियों की तुलना कीजिए। यानी कि नेम द प्रोसेस विच अमोइबा एंड हाइड्रा प्रोड्यूस, हाइड्रा कैसे बनता है, अमीबा कैसे बनता है, इसका प्रोसेस बताना है, कौन कौन सी प्रोसेस से होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दोनों का अंतर बताओ, क्या क्या इन दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में भोजन की पाचन प्रक्रिया में निम्नलिखित एंजाइमों की क्या भूमिका है, पेप्सिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज क्या क्या करता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, ह्यूमन का जब खाना पचता है तो उसमें पेप्सिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, और स्लेवरी एंजाइम क्या करते हैं, ये सब बताना है, ये सब पढ़ाया है हमने। ये जो चैप्टर है, ये जो क्वेश्चन है, इतना ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है हमारे लाइफ प्रोसेस वाले से, यानी कि जैव प्रक्रम वाले पार्ट से, चैप्टर नंबर 5। अगला देखो, ये क्वेश्चन है बढ़िया सा, एक तुम्हें डायग्राम दिया है, बताना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस कैसे बताओगे, ये दोनों पैरेलली जुड़े हैं, समांतर जुड़े हैं, तो इन दोनों को एक बनाओगे, ये एक श्रेणी में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, फिर इन दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे, श्रेणी में जोड़ दोगे, आ जाएगा। ये तो करा रखे हैं हमने, बहुत अच्छे से करा रखे हैं, चिंता ना करो। अगला पूछा है, 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, सिर्फ इसमें धारा कितनी होगी, आई पूछा है सिर्फ इसके लिए, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू 12 ओम रजिस्टर, इस 12 ओम रजिस्टर में कितना करंट बहेगा ये बताना है। अगला, क्या अमीटर A1 तथा अमीटर A2 में कोई अंतर आएगा, बताओ। अमीटर A1 यहाँ है और एमीटर A2 यहाँ है, बताओ इसमें कोई अंतर आएगा या नहीं, सोच के बताना है। यानी कि देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन रीडिंग ऑफ एमीटर 1 और एमीटर 2, एमीटर 1 और एमीटर 2 की रीडिंग में कोई अंतर होगा या नहीं, कौन कोई ज्यादा कम बताएगा या दोनों बराबर बताएंगे, ये बताना है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इंग्लिश में कहें तो व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होती हैं, ये दीज आर इमेजिनरी, ये काल्पनिक होती हैं, एक तो मैंने बता दिया। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्यों, ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे इंपॉर्टेंट लिख देते हैं हम। बताओ, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार होती हैं, क्यों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, क्यों होता है ऐसा बताना है, जिसने पढ़ा होगा बता देगा। अगला क्वेश्चन, 4 युक्तियों के नाम लिखिए जहां विद्युत धारावाही चालक उसके चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग उपयोग होता है।
नेम 4 डिवाइस जहां करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का यूज होता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलो बताना है। अगला 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थिति में उपरोक्त उपकरण दर्पण या लेंस का नाम बताइए। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब निर्माण दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। वस्तु को उपकरण यानी कि दर्पण या लेंस हो सकता है कोई भी उपकरण, और उसके फोकस के बीच रखा जाए, यानी कि लेंस और फोकस के बीच रखा जाए, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब उपकरण के पीछे बनता है। भाई इसके लिए पोजीशन तुमको बता दी है, जैसे ये है और ये है, तो ये हमारा मिरर हो गया, दर्पण हो गया, ये उसका फोकस हो गया। फोकस और दर्पण के बीच में कहीं पर रख रहे हैं, तो बताओ उसमें कहाँ इमेज, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, इसे बताना है। वस्तु को फोकस तथा उपकरण के बीच रखा जाए, वस्तु को उपकरण तथा फोकस के बीच रखा जाए तो बड़ा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है और जिस ओर वस्तु रखी है, इसका भी बनाना है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर रखा जाए तो इमेज बनेगी इस तरफ को, ये बताना है। नेम द डिवाइस, नेम डिवाइस का नाम बताना है, कोई मिरर हो सकता है या लेंस होगा। ठीक है, और एक रे डायग्राम भी बनाओ जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन डिवाइस, यानी कि लेंस या मिरर के और फोकस के बीच में रखा हो, इमेज बनेगी एनलार्ज, और बिहाइंड द डिवाइस यानी कि मिरर या लेंस के पीछे, वो बताना हो केस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड डिवाइस, ऑब्जेक्ट को डिवाइस और फोकस के बीच में रखा गया है और इमेज एनलार्ज बनी है और उसी साइड बनी है जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके लिए भी एक डायग्राम बनाओ। जिसको ये करना नहीं आ रहा ना, कठिन लग रहा है, वो चुपचाप ये क्वेश्चन कर लेना, सबसे आसान। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु एच दे रखा है 5, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी एफ दे रखी है 16 सेंटीमीटर, दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूर रखी गई है, यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए, प्रतिबिंब पता करना है, बी पता करना है। इस प्रतिबिंब का आकार बताओ, एच डैश बताना है, और उसकी प्रकृति बताओ। यानी कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर साइज का है, प्लेस किया गया है 24 सेंटीमीटर दूर कॉनकेव मिरर के, फोकल लेंथ दे रखी है 16 सेंटीमीटर। बताओ एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी प्लेस स्क्रीन दैट प्लेस ऑर्डर इन ऑब्जेक्ट शार्प इमेज, इमेज कहाँ बनेगी बताना है, बी पता करना है। ऑल्सो फाइंड साइज नेचर एंड इमेज, ये अच्छे से हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो इस बार पैटर्न चेंज में आया है वो ये है, कक्षा में विज्ञान शिक्षक ने गमले लगा रहे हैं, पौधे का प्रयोग किया है। अब ध्यान से सुनो, ये चित्र दे रखा है, एक पत्ती के भाग ए को सोडा लाइम से भरे जार में बंद कर दिया जाता है, उसके भाग बी को खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, गमले को कुछ घंटे के लिए धूप में रखा जाता है, शिक्षक ने पत्ती के दोनों भागों में आयोडीन नमक लगाया, भाग बी नीला और काला हो गया परंतु भाग ए नीला काला नहीं हुआ। ठीक है, एक हिस्सा है, देखो ये पत्ती है, इसका एक हिस्सा डाल रखा है सोडा लाइम के वाटर में, पानी में, एक कार यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें, और एक भाग को हवा में खुला छोड़ दिया, ये काला और नीला हो गया पर ये काला नीला नहीं हुआ। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक किस घटक को सोडियम लाइट द्वारा अवशोषित किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा किस घटक को लिया गया है बताना है। आयोडीन परीक्षण के बाद भाग नीला काला क्यों हुआ, आयोडीन परीक्षण क्या होता है, जिसको ये पता होगा बता देगा। इस गैस की इस गैस की प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या भूमिका है बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, इंग्लिश में। पार्ट ए में एक लीफ को एनक्लोज कर दिया गया जार में, और उस जार में था सोडा लाइम, जार में आधा रखा है, जार में है सोडा लाइम। पार्ट बी को, उसी लीफ के पार्ट बी को छोड़ दिया गया ओपन एयर में, ओपन एयर में छोड़ रखा, देखो पीस देखो। द पॉट वॉज एक्सपोज विद ब्राइट सनलाइट, गमले को हमने सनलाइट में रख दिया कुछ घंटों के लिए। आफ्टर कुछ टाइम बाद एक टीचर ने अप्लाई किया आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट क्या होता है पता करना। दोनों हिस्सों पे पार्ट बी जो है वो ब्लू और ब्लैक हो गया, और पार्ट ए ब्लू और ब्लैक नहीं हो पाया, यानी कि सोडा लाइम के अंदर जो था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, बाहर वाला ब्लू ब्लैक क्यों हो गया बताना है। बताओ कौन सी गैस रिक्वायर्ड थी फोटोसिंथेसिस में जिसको सोडा लाइम ने एब्जॉर्ब कर लिया। वाई डिड पार्ट बी टर्न ब्लू आफ्टर द आयोडीन टेस्ट, पार्ट बी आयोडीन टेस्ट के बाद ब्लू और ब्लैक क्यों हो गया ये बताना है। व्हाट इज द रोल दिस गैस इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है हमको ये बताना है।
देखो इतना बढ़िया क्वेश्चन पेपर हमारे साथ इस बार आया है। हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर किसी क्वेश्चन को किसी में डिस्कस करने में कोई तुम्हें दिक्कत आई हो तो मुझे कमेंट करो आसानी से। और अगर बढ़िया तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए हो तो एक बार जरा ये कर देना, और ताकि पता चल जाए कि तुम लोगों ने वीडियो अच्छे से देखी है। तो देखो हमने हर एक क्वेश्चन को इंग्लिश में भी और हिंदी में भी डिस्कस किया है। शायद वीडियो लंबा भी हुआ होगा। ये साइंस का पेपर है और इसी तरह से हमारे साइंस के पेपर आने वाले हैं। तो मेहनत करो, पढ़ो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, मैं जो फिर बोल रहा हूँ, इस पेपर को करने के बाद हमने ये एनालाइज किया कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन डीपली भी बन रहे हैं, जैसे कि एथीन को एथाइन में कैसे बदलें, एल्कीन को एल्केन में कैसे बदलें। ये सारे क्वेश्चन मैंने डीपली क्लास में पढ़ाए थे, तो इनसे क्वेश्चन बन गया। जबकि मैंने खुद उम्मीद नहीं की थी कि इससे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो अब से आज से तुम जो पढ़ाई करोगे वो इन डेप्थ होके करोगे। तुम्हें कोई भी दिक्कत है कमेंट करके पूछो, अपने टीचर से पूछो। हर चीज को डिस्कस करोगे करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो एक ही हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया है। इस पेपर को करने के लिए, 2026 के पेपर को करने के लिए हमें पढ़ाई करनी होगी इन डेप्थ, और शॉर्ट रिवीजन करना होगा, और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना होगा। शॉर्ट नोट बनाने हैं जरूर। ठीक है। शॉर्ट रिवीजन के साथ शॉर्ट नोट, और टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहो, डेप्थ में पढ़ते रहो। चलो मिलते हैं एक दूसरे पेपर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।